स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सार्क के बारे में। ये एक क्षेत्रीय संगठन है। जिस प्रकार यूएनओ एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय मंच है, एक साझा मंच है जिसमें अनेक देश मिलकर विश्व शांति की ओर अग्रसर हैं, ऐसे ही यूरोपियन संघ है, आसियान है। तो ये एक दक्षिण एशिया या यूं कहें कि भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र का एक क्षेत्रीय संगठन है। तो क्या है सार्क, क्या है दक्षेस, इसके बारे में आज का हमारा ये टॉपिक है। तो सबसे पहले देखिए सार्क, इसका जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं दक्षेस। ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका जो पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। तो क्षेत्रीय सहयोग संगठन है एक तरीके से कि इस दक्षिण एशिया में आने वाले जो राष्ट्र हैं या देश हैं वो मिलकर साझी समस्याओं को परस्पर सहयोग से उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी स्थापना कब होती है? देखिए, सार्क की कहें या दक्षेस की कहें, इसकी स्थापना होती है 7-8 दिसंबर, क्योंकि ये पहला अधिवेशन होता है 7 और 8 दिसंबर को 1985 ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो सार्क की स्थापना कहाँ पर होती है? ढाका में। कब हुई? 7 और 8 दिसंबर 1985। हालांकि इसका जो घोषणा पत्र है वो 8 दिसंबर को स्वीकार किया गया। जो अधिवेशन चला था वो 2 दिन चला था। तो इसके स्थापनाकर्ता कौन कौन से देश हैं, कितने देश थे, किस किसने मिलकर संगठन की स्थापना की? तो वो 7 देश थे दोस्तों। 7 देश कौन कौन से हैं? आपको केंद्रीय भूमिका भारत को ध्यान में रखते हुए सातों देश आपको याद रखना। मानचित्र में जाएंगे तो भारत के ऊपर इस साइड में आप देखोगे तो भूटान और नेपाल हो जाते हैं। 3 भारत, भूटान, नेपाल। फिर आप पश्चिम साइड में जाएंगे तो पाकिस्तान है, ठीक है। और साइड में अगर देखें पूर्व की ओर बांग्लादेश, श्रीलंका साउथ में, और बिल्कुल एक और साउथ में एक और देश है मालदीव। तो इस तरीके से भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये 7 देश जो हैं इन्होंने मिलकर इस संगठन की स्थापना की है। ये सातों देश आपको रटने नहीं है दोस्तों। भारत का मानचित्र ध्यान रखना है, उसके पड़ोसी देशों के नाम याद रखने हैं। तो स्थापना के टाइम जो सदस्य संख्या थी वो 7 थी, 7 देशों ने मिलकर की। वर्तमान सदस्य संख्या वो है 8। तो 8 है, इसका मतलब 7 स्थापना के टाइम थे, एक कोई नया मेंबर बना। तो कौन बना? तो वर्तमान सदस्य संख्या 8 है। वो कौन कौन से? 7 तो ऊपर हमने पढ़ ही लिए हैं, प्लस अफगानिस्तान। जो 8वां सदस्य है सार्क का, दक्षेस का, वो अफगानिस्तान है। कब बना अफगानिस्तान इस सार्क का सदस्य? 2007 में। 2007 के दिल्ली सम्मेलन में ये जो है अफगानिस्तान इसका सदस्य बनता है। शिखर सम्मेलन होते हैं दोस्तों, तो दिल्ली के शिखर सम्मेलन जो 2007 में, उसमें अफगानिस्तान को इसका सदस्य बनाया गया। अब ये दक्षेस का विचार कहाँ से आया, किसकी पहल थी ये? तो जो दक्षेस का जो विचार है, बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया उर रहमान, ये नाम इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। दक्षेस का विचार इन्होंने दिया था, जिया उर रहमान ने, सन 1977 में। ये चाहते थे कि हमारे यहाँ पर भी एक क्षेत्रीय संगठन हो जो सब मिलकर परस्पर हम सहयोग करें और यहाँ की जो समस्याएं हैं, जैसे गरीबी, आतंकवाद, बेरोजगारी, कृषि, ग्रामीण विकास, क्योंकि पूरे उपमहाद्वीप की जो जलवायु है, जो समस्याएं हैं वो एक जैसी हैं, जो प्रकृति वो एक जैसी है। तो इन एक जैसी समस्याओं का निराकरण भी अगर सामूहिक प्रयास करके किया जाए तो अच्छा रहेगा। ऐसे इनके सुझाव थे। फिर देखिए, जियाउर रहमान ने ये विचार दिया था, स्थापना हो जाती है 1985 में। तो जियाउर रहमान ने जो विचार दिया था उसके बाद क्या होता है? तो इस क्षेत्र के, यानी दक्षेस के जो क्षेत्र हैं, इसके 7 देशों के जो स्थापना करता, 7 देश ऊपर हमने उनके नाम पढ़े, उनके विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन होता है। कहाँ पर होता है? नई दिल्ली में, 1983 में। और वहाँ पर 5 विषयों पर सहमति बनती है कि हम 5 विषयों पर मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, या उन 5 विषयों पर मिलकर हमें काम करना चाहिए, यूँ कह सकते हैं। तो वो 5 विषय कौन कौन से थे? कृषि, ग्रामीण विकास, दूरसंचार, मौसम विज्ञान और स्वास्थ्य। यानी ये यूँ कहें कि बेसिक जो चीज़ें हैं, कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, दूरसंचार और मौसम विज्ञान, इन पर मिलकर कार्य करने की एक सहमति सी बन गई इन देशों के बीच में 1983 में। नई दिल्ली में ये एक विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था।
कौन से विदेश मंत्री? दक्षेस के जो साथ स्थापना करता है उन देशों के विदेश मंत्री यहाँ पर बैठकर इन विषयों पर सहमति बनाई उन्होंने, और इन्होंने एक घोषणा पत्र भी तैयार किया। तो दक्षेस का जो घोषणा पत्र जो 1983 में तैयार किया गया, उसको स्वीकार किया गया कब? उसे एक चार्टर के रूप में ढाका शिखर सम्मेलन में 8 दिसंबर, क्योंकि पहला शिखर सम्मेलन कब होता है दोस्तों, ऊपर हमने चर्चा की है 7 और 8 दिसंबर को। तो ये जो चार्टर है इसको स्वीकार किया जाता है 8 दिसंबर। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न आता है, सार्क का चार्टर कब स्वीकार किया गया? 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ पर? ढाका में, पहले शिखर सम्मेलन में। क्या खास बातें इस चार्टर में? तो इस चार्टर में कुल 10 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? सार्क के चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 10। तो इन 10 अनुच्छेदों को अगर हम देखते हैं तो पूरा सार्क समझ में आ जाएगा कि ये क्या बात करता है, इसकी सिद्धांत क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, या क्या और बातें हैं इसके बारे में। तो आगे हम चर्चा करेंगे। फिर हैं इसके एक सचिवालय की भी व्यवस्था की गई है। इसका जो सचिवालय है वो काठमांडू, नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू में सार्क का सचिवालय है। यानी इसका पहला शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ, इसका जो सचिवालय है वो नेपाल में है, काठमांडू में। अब इसके जो 10 अनुच्छेद हैं वो हम देख लेते हैं क्या क्या कह रहे हैं। सार्क के उद्देश्य, जाहिर सी बात है उद्देश्य पढ़ने जरूरी है, क्योंकि इतना एक जो क्षेत्रीय संगठन ये बनाया गया है उसके पीछे मकसद क्या है, क्या उद्देश्य हैं उसके। तो इसके उद्देश्यों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 1 में है। 10 अनुच्छेद हैं, सबसे पहले ही उद्देश्यों की चर्चा की गई है। तो मैंने बिल्कुल संक्षिप्त तैयार किए हैं, उद्देश्य बहुत सारे हैं लेकिन उनको समराइज करके आपके सामने रखने की कोशिश की है। कि इनका जो पहला उद्देश्य है, अगर हम समेकित रूप से देखें तो इस क्षेत्र में परस्पर सहयोग, देखिए ये आधार रहेगा। सहयोग से क्या करना है? लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। यानी इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं हम आपस में सहयोग करके उनके जो जीवन स्तर हैं उसको अच्छा बनाना, सुधार लाना, ये इनका पहला उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य है लोगों के जीवन स्तर को सुधारना। दूसरा, इस क्षेत्र में सामूहिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। कोई भी संगठन की स्थापना करते तो हमेशा ये केंद्र में रहता है कि आत्मनिर्भरता तो होनी ही चाहिए। तो इस क्षेत्र की जो सामूहिक आत्मनिर्भरता की, इस क्षेत्र के सारे देश हैं वो अपने ऊपर निर्भर रहें, किसी और राष्ट्रों पर निर्भर नहीं रहें, आत्मनिर्भर होकर वो विकास करें। तो ये भी इसका एक मकसद, एक उद्देश्य है। फिर अन्य पहलू हैं उनको जोड़ा गया, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीक, वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग करना है। कि हमारा उद्देश्य ये है कि सारे जो सदस्य राष्ट्र हैं आपस में इन क्षेत्रों में हम मिलकर सहयोग करेंगे ताकि सभी का विकास हो, सभी का जो जीवन है नागरिकों का वो उन्नत बने। फिर इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनका पारस्परिक विश्वास और समन्वय। देखिए ये समस्याओं को समाधान तो करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन किसके आधार पर समस्याओं का समाधान कैसे होगा, कैसे चाह रहे हैं वो लोग? कि विश्वास से हो। हम सब आपस में ऐसा विश्वास कायम करें कि हम मिलकर इन समस्याओं का सामना कर सकें। समन्वय, कोऑर्डिनेशन करेंगे, हम मिलकर चर्चा करेंगे। हो सकता है कि एक देश की समस्याओं का समाधान दूसरे देश के पास में हो, तो समस्याओं का समाधान वो भी कैसे? विश्वास और समन्वय के द्वारा। उभरते हुए राष्ट्रों का सहयोग करना, यानी उभरते हुए राष्ट्रों का यहाँ पर तात्पर्य कि जो विकासशील देश हैं, अन्य देश हैं जो अभी अभी विकसित होने के रास्ते पे चल पड़े हैं, उनका भी हमें सहयोग करना है। यानी एक यूँ कहें कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी इसका एक मकसद है, क्योंकि हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है इस भारतीय उपमहाद्वीप का। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग और एकजुटता, यानी इस क्षेत्र में आपसी एकजुटता होनी चाहिए, आपसी सहयोग होना चाहिए। कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय मंच, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हो, या और भी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, वहाँ पर हमें सहयोग करना है और आपसी तालमेल से काम करना। लेकिन ये मकसद मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जो असफलता मिली है वो इसी क्षेत्र में मिली, क्योंकि आप देखेंगे जो सार्क के या दक्षेस के दो बड़े राष्ट्र हैं, भारत और पाकिस्तान, आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे रहते हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं पाकिस्तान। वो हर बात के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराता है और हर जो द्विपक्षीय मुद्दा उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घसीटने की कोशिश करता है। तो ये केवल एक मकसद बन चुका है, ऐसा रियल में दिखाई नहीं देता है कि कहीं सहयोग है, एकजुटता है, बल्कि जो आपसी फूट है उसे खुलकर सामने रखता है पाकिस्तान हर मंच पर। तो ये हैं इसके उद्देश्य। हम सार्क के उद्देश्य वही चर्चा करें, लेकिन इसमें जो असफलता वो मैंने आपके साथ में डाली है एक, कि ये एक असफलता का बड़ा कारण है। फिर देखिए सार्क के जो अनुच्छेद 2 में सार्क के सिद्धांत दे रखे हैं। सिद्धांत क्या है? कि हमें सहयोग से काम करना है, समानता के आधार पर कार्य करना है, क्षेत्रीय अखंडता का ध्यान रखना है,
राजनीतिक स्वतंत्रता यानी हस्तक्षेप नहीं करना है, ठीक है ना। आदर करना एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता का और दूसरे राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, अहस्तक्षेप की नीति अपनानी है। यानी समानता, सहयोग, क्षेत्रीय अखंडता, इन चीज़ों को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है और सहयोग करना है। तो 2 में सिद्धांत, अनुच्छेद 1 में उद्देश्य, अनुच्छेद 2 में सिद्धांत। अनुच्छेद 3 में क्या है कि राष्ट्र अध्यक्ष जो हैं उनके शिखर सम्मेलन का प्रावधान है कि सदस्य राष्ट्र हैं उनके शिखर सम्मेलन होंगे उनके राष्ट्राध्यक्षों का। अनुच्छेद 4 में है कि इनके जो विदेश मंत्री हैं उनकी एक परिषद का भी प्रावधान है कि उनकी भी बैठकें होगी, 1 वर्ष में 2 बैठकें विदेश मंत्रियों की भी होना जरूरी है, अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 5 में टोटली 10 अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 5 में जो है वो स्थायी समिति की बात करता है कि एक स्थायी समिति होनी चाहिए जो बार बार बैठ के करे और एजेंडा तैयार करें इसका। तो इसमें भाग लेते हैं विदेश सचिव। ये विदेश सचिव स्तर की वार्ता होती है और ये 1 वर्ष में 1 बार होती है। अनुच्छेद 6 में तकनीकी समितियों का प्रावधान। ये तकनीकी समितियां जो हैं वो कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है जिस पे तकनीकी या टेक्नोलॉजी या यूँ कहें कि समन्वय की ज़रूरत है, तो वहाँ पे ये इस समिति का गठन करते हैं और विशेषज्ञों की समिति होती है ताकि स्थायी समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जा सके। अनुच्छेद 7 में कार्यकारी समिति, यानी कोई अचानक औचक कोई कार्य आ जाता है तो उसके लिए एक समिति बना दी जाती है, वो उस पर रिपोर्ट करती है सार्क को और उस पर ताकि निर्णय हो सके, उस पर आगे कार्य हो सके। अनुच्छेद 8 में सार्क का सचिवालय का प्रावधान, ये हमने चर्चा कर ही ली है, जिसकी स्थापना होती है 1987 में। एक्चुअली में बेंगलोर में दूसरा अधिवेशन होता है सार्क का, उसमें निर्णय लिया जाता है कि इसका एक सचिवालय होना चाहिए क्योंकि ये सार्क के एजेंडे में है, अनुच्छेद 8 में है। तो उन दूसरे अधिवेशन में इस पर चर्चा होती है, तय हो जाता है कि इसका सचिवालय, लेकिन वो कार्य करना शुरू होता है दोस्तों 1987 में। रखा गया काठमांडू में और इसका एक महासचिव होता है। महासचिव का जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का होता है। इसके जो प्रथम महासचिव हैं सचिवालय के वो अब्दुल हसन जो बांग्लादेश के थे, ये थे। और सार्क के जो 10 अनुच्छेद हैं आखिरी पड़ाव में हैं हम। अनुच्छेद में देखेंगे 9 और 10 में सार्क की वित्तीय संस्थानों और अंशदानों का प्रावधान है कि किस प्रकार की वित्तीय एजेंसियां होगी, कैसे काम होगा, फंडिंग कैसे होगी, पैसा कहाँ से आएगा, तो उन चीज़ों के बारे में अनुच्छेद 9 और 10 में चर्चा की गई है। तो एक साथ ही साथ हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि सार्क के जो देशों का जो अंशदान है यानी हिस्सा है आर्थिक सहयोग में, सबसे ज़्यादा योगदान हमारे देश भारत का है। लगभग 32% के आसपास वर्तमान की अगर बात करें तो इतना योगदान भारत का है। फिर इस क्षेत्र में दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की चर्चा हुई कि जो एक देश से दूसरी देश में जो चीज़ें जाती हैं बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए, बहुत सारे शुल्क लगते हैं उन पर, और या यूं कहें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वो बाधा उत्पन्न करते हैं। तो उन बाधाओं को दूर करने के लिए इस क्षेत्र को एक व्यापारिक क्षेत्र घोषित करने के लिए एक प्रयास है। तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया इसका पूरा नाम है, बाद में इसको एग्रीमेंट का रूप मिल जाता है, इसको साफ्टा भी बोलते हैं। तो इस पर सहमति कब बनी, कब चर्चा हुई कि ऐसा होना चाहिए, 1995 में। और 1995 के बाद इस पर जो हस्ताक्षर होते हैं चर्चा के बाद में 2004 के इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर होते हैं और 1 जनवरी 2006 से साफ्टा को लागू कर दिया जाता है। तो ये कई एग्जाम में पूछा जाता है, साफ्टा का पूरा नाम क्या है, साफ्टा कब से लागू हुआ है, साफ्टा पर हस्ताक्षर कब होते हैं, ये सारे बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं यहाँ से। अब हम मूल्यांकन करते हैं कि क्या ये सफल हुआ, असफल हुआ है। तो सार्क का मूल्यांकन करते हैं तो ये कृषि, सांस्कृतिक क्षेत्र में और वैज्ञानिक क्षेत्र में तो सहयोग रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा सफल भी रहा है। लेकिन सार्क फिर भी अगर ओवरऑल देखें तो जो अपेक्षा अनुरूप है वो सफल नहीं रहा है, जितनी उम्मीदें इससे थी उतना उस लेवल पे सफल नहीं रहा है। तो क्या कारण है कि ये सफल नहीं रहा है, तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उनको समेटते हैं तो भारत और पाकिस्तान का जो आंतरिक मसला है, कश्मीर मामला, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और चीन का हस्तक्षेप। आप देखेंगे चीन कभी बांग्लादेश, कभी श्रीलंका, कभी पाकिस्तान, हर जगह वो अपना हस्तक्षेप बढ़ा रहा है और वो चाह रहा है कि इस क्षेत्र को भारत की जो भूमिका है उसको सीमित किया जाए। और जो छोटे राष्ट्र हैं उनके मन में ये भय पैदा किया जा रहा है कि भारत एक कहीं ना कहीं आप पर कब्जा करने की कोशिश में, या यूं कहें कि नव उपनिवेशवाद या आर्थिक उपनिवेशवाद थोपने की कोशिश कर रहा है। और इन देशों में राजनीतिक विवाद भी है, जैसे कि तमिल समस्या भारत श्रीलंका के बीच में, नदी जल विवाद भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद है ये, और भारत और पाकिस्तान के बीच में तो जितना सहयोग नहीं उससे ज़्यादा विवादित मामले हैं। तो इतनी चीज़ें हैं जो ये सार्क को सफल नहीं होने दे रहे हैं। तो ये ऐसे आरएस में भी सवाल आते हैं कि सार्क
सफल नहीं रहा, इसके पीछे क्या कारण हैं। तो इस प्रकार से हमें ये चीज़ें डिक्लेयर करनी होती है। फिर देखिए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। वर्ष 2012 में पाकिस्तान ने भारत को सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र यानी MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी देश को ये दर्जा देने के बाद जो अनावश्यक प्रतिबंध हैं व्यापार में वो हटा दिए जाते हैं या कम कर दिए जाते हैं, ताकि जो व्यापार हैं वो ईजिली हो सकें। तो ये पाकिस्तान ने घोषणा की थी। भारत बहुत पहले ही ये दे चुका है इसका दर्जा। सार्क का देखिए, सार्क के पर्यवेक्षक राष्ट्र भी हैं अनेक। अमेरिका जो इसकी बैठकों में अपने प्रतिनिधि भेजता है, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, EU यूरोपियन संघ, ईरान, मॉरिशस, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया, ये इसके पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। और दक्षेस का जो सांस्कृतिक वर्ष है वो 2016 में मनाया गया। गरीबी उन्मूलन वर्ष है दक्षेस का, वो 1995 में। दक्षेस का जो साक्षरता वर्ष है वो 1996। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तथ्यात्मक प्रश्न है, ऐसे कई बार पूछे जाते हैं। और जो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन है वो हमने ऊपर भी चर्चा कर ली, यहाँ और दे दिया है कि 7 और 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था। हर बार इसके अधिवेशन होते रहे, तब तक बहुत सारे शिखर सम्मेलन हुए हैं। ये आप करंट अपडेट में रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर देखें। आप शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर लें दोस्तों। इनको देख के जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही हैं, आप एक नोट्स की डायरी डालें, उसमें जो मेन फैक्ट हैं जो आपको याद नहीं वो डालें, उसमें लिखें और 1-2 बार अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पे ये चैप्टर आपके क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको ये पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड और मैटर चाहिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस के बहुत ज़्यादा मैटर जो चीज़ें हैं वो आपको एक ही जगह पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो मेरी पूरी कोशिश है, तो आपका साथ और समर्थन थोड़ा चाहिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े कि हाँ, जितने लोगों तक मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ पहुँच रहा है मैटर। तो एक बार फिर से धन्यवाद दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा इसलिए। जय हिंद, जय भारत।